Hello, what's up, guys? This is Ashutosh Nema. So basically, we are done with our two chapters, one of chemistry and one of biology. So basically, today I would be teaching you physics first chapter, which is motion. So let's get started. Okay, so motion. So first of all, I would be providing you general overview. तो पहले मैं इस पूरे पैरा को रीड करूंगा, फिर इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा. So Ram saw a tree which was fixed at a place, means it was stationary. Also, he saw a car moving very fast on the road, means the car was in motion. The car starts from a particular point and stops after some time at a point, means the car changes its position with respect to time. एंड राम इज एक्टिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट. ओके, सो इस पूरे पैरा का मतलब ये है कि राम जो है वो बेसिकली एक ट्री देखता है जो कि फिक्स्ड है, मीन्स वो ट्री स्टेशनरी है राम के रिस्पेक्ट में, और दूसरी साइड वो एक कार देखता है जो कि काफ़ी फास्ट मोशन से, काफ़ी तेज़ी से रोड पे चल रही है. तो राम के रिस्पेक्ट में वो कार ऑब्वियस है कि वो मोशन में है. ओके, तो जो कार है ना वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है, मीन्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में, मीन्स द कार इज एक्चुअली चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और जो राम है ना वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, मीन्स उसके रिस्पेक्ट में जो ट्री है वो स्टेशनरी है, फिक्स्ड प्लेस पे है, और उसी के रिस्पेक्ट में कार इज इन द मोशन. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द पैराग्राफ थ्रू अ डायग्राम. तो बेसिकली पैरा में दिया था कि एक लड़का है राम नाम का, तो ये वो लड़का है राम. तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो स्टेशनरी हैं और फिक्स प्लेस पे हैं, मीन्स वो मूव नहीं कर रहा है. फॉर एग्जांपल ट्री एंड हाउस, ठीक है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. और उसके रिस्पेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में है. तो मोशन में कौन सा ऑब्जेक्ट है? कार. ठीक है, मीन्स द कार इज एक्चुअली चेंजिंग इट्स पोजिशन इन सर्टेन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू राम. ठीक है, मतलब कार पहले इस पोजीशन पे थी, फिर कुछ टाइम के बाद वो इस पोजीशन पे आ गई, मीन्स कार ने अपनी पोजीशन चेंज की. और राम जिस पॉइंट पे खड़ा है, या फिर सिंपली राम कह लो, तो राम जो है ना वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, मीन्स राम के रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कुछ टाइम में, और राम के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और फिक्स प्लेस पे है और कोई मोशन शो नहीं कर रहा. तो बेसिकली ये डायग्राम और ये एग्जाम्पल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा मोशन की बेसिक डेफिनेशन समझने में. Okay, so now we will see what do we actually understand from the paragraph. Okay, a common characteristics of all the moving bodies is that they changes their position with time. तो इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई भी मूविंग बॉडी है तो उसका कॉमन फीचर यही रहेगा कि वो अपनी पोजीशन चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taking as a reference point. इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हम किसी बॉडी को तब बोल सकते हैं कि वो मोशन में है जब वह अपनी पोजीशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि रेफरेंस पॉइंट ले या हो उसके रिस्पेक्ट में वह अपनी पोजीशन चेंज करे. एग्जाम्पल में जो रेफरेंस पॉइंट था वो था राम, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में जो कार थी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी कुछ पर्टिकुलर टाइम में. द पोजीशन वॉज चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी. Okay, so let's talk about next topics. So the next topics are distance and displacement. So first of all, we would be discussing about distance. So distance, it is the actual length of the path covered by the moving body, ignoring the direction in which the body is moving. मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि जितना पाथ बॉडी कवर करती है उस पर्टिकुलर पाथ का अपन एक्चुअल लेंथ ले लेंगे तो उसका डिस्टेंस निकल आएगा. पर हाँ, डिस्टेंस में एक खास बात है कि हमें डायरेक्शन को इग्नोर करना है. वी डो नॉट हैव टू सी द डायरेक्शन. ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एक डायग्राम प्रोवाइड किया है. एक बंदे को ए टू सी जाना है तो वो पहले ए टू बी गया और फिर बी टू सी गया. ए टू बी जाने में उसने 5 किलोमीटर कवर किया और बी टू सी जाने में उसने फिर 5 किलोमीटर कवर किया, 3 किलोमीटर कवर किया. तो उसका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ना वो होगा 5 + 3 मीन्स 10 किलोमीटर, जो कि एक्चुअल लेंथ हो गई पाथ की. ओके, और अनदर थिंग, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिक वैल्यू, नो डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज इग्नोर्ड इन केस ऑफ डिस्टेंस. Okay, so talking about displacement. When a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial and the final position along with direction is called displacement. तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करती है तो जिस पोजीशन से वो स्टार्ट करती है उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और जहाँ पे जाके वो एंड होती है, जहाँ पे जाके वो रुक जाती है, उसे फाइनल पोजीशन बोलते हैं. तो उन दोनों पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन लगाना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था. तो अब इसको अपन डायग्राम से समझते हैं. यही सेम डायग्राम मैंने डिस्टेंस में भी बताया था आपको. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि
A to B और B to C, मतलब बंदे को C तक पहुंचना है कैसे भी, तो या तो वो A to B फिर B to C जाएगा, तो इसमें तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। ये वो ऐसा भी कर सकता है कि वो डायरेक्ट A to C चला जाए। जो A to C वाला डिस्टेंस है, A to C वाला ये जो जितना भी पाथ कवर हो रहा है ना 4 किलोमीटर, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। और देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मीन्स डायरेक्शन लगी है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू भी है इसके पास और डायरेक्शन भी है ना। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट ये है कि डायरेक्शन इज नॉट एट ऑल इग्नोर्ड इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Okay, so there are certain points about distance and displacement which are to be noted. First, the distance covered by a moving body cannot be zero. Means किसी moving body ने distance cover किया है तो वो zero नहीं हो सकता. The displacement of a moving body can be zero. Okay, displacement zero हो सकता है. Third, whenever a body travels along a zigzag path, so the displacement is calculated by joining the initial and final point. जब भी कोई बॉडी zigzag path या फिर आड़ा टेढ़ा पार्ट कवर करेगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना काफ़ी सिंपल है। आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो और उसका जो लेंथ है ना टोटल वो फाइंड आउट कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस है आ जाएगा। एज शोन इन द डायग्राम, यहाँ पे एक बंदा आड़ा टेढ़ा चलता है, तो अपन ने क्या किया है, वी हैव एक्चुअली जॉइंड द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट एंड वी हैव कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ दैट पॉइंट विच वुड बी आर डिस्प्लेसमेंट। Okay, so talking about another topic or the next topic, so which is uniform and non-uniform motion. Now talking about uniform motion, so a body is said to be in uniform motion when it covers equal distance in equal interval of time. Okay, तो अपन बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में तब कह सकते हैं जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सी एग्जांपल, अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 1 सेकेंड। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कार जैसे चल रही है तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में वो 10 मीटर ही कवर करेगी, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, मीन्स इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। सो हेयर आई हैव प्रोवाइडेड अ डायग्राम ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आप बीच की जो लाइन देखिए, तो बीच की लाइन जो है ना वो स्ट्रेट है, मीन्स द मोशन इज एक्चुअली यूनिफॉर्म। Now let us have a look on non-uniform motion. A body is said to be in non-uniform motion when it covers unequal distance in equal interval of time. मतलब बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम तब कह सकते हैं जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल है अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मीन्स आप किसी बिल्डिंग के छत से एक बॉडी को गिरा दीजिए तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा, मीन्स टाइम इंटरवल सेम रहेगा, पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ना वन टाइम इंटरवल में वो डिफर कर जाएगा। ओके, तो आई हैव प्रोवाइडेड अ डायग्राम, दिस इज एक्चुअली अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आप बीच का जो लाइन देखिए ना, ये एक कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। कर्व्ड मीन्स इट इज एक्चुअली कैरिंग आउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Okay, so now talking about the next topic, which is speed. What is speed? Speed of a body is defined as the distance traveled by it per unit time. Okay, इसका मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस एक बॉडी ने कवर किया है एक पर्टिकुलर टाइम में उसे अपन स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग। ऑब्वियस बात है कि स्पीड अपन को एक आइडिया प्रोवाइड कर देती है कि बॉडी कितनी तेज़ और कितनी स्लो मूव कर रही है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा हुई यदि उसकी तो बॉडी काफ़ी तेज़ है, कम हुई तो बॉडी काफ़ी धीरे मूव कर रही है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स नो डायरेक्शन इन्वॉल्व। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें अपन डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है। ऐसा यूनिट स्पीड की है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एग्जाम्पल अपन बोलते हैं ना 10 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, वैसे अपन किलोमीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं, तो ये भी उसकी एक ऐसा यूनिट है। ओके, किलोमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी, जहाँ पे s डिस्टेंस को शो करता है, v स्पीड को शो करता है और t टाइम को शो करता है। Okay, so talking about some more concepts related to speed and distance traveled. So first of all, odometer. It is an instrument which is used to measure distance traveled by a moving body. Okay, speedometer, an instrument used to measure speed of a moving body. Average speed. It is the total distance traveled divided by the total time taken to cover the distance. मतलब total distance लो आप, उसको कैलकुलेट करो और total time को कैलकुलेट कर दो और डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एज इट वाज इन यूनिफॉर्म मोशन ना, सेम उसी के जैसा यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड कह लो। मतलब बॉडी जो है, मतलब जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, पर छोटे छोटे डिफरेंसेस के कारण वेलोसिटी एक्चुअली डिफर्स फ्रॉम स्पीड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। हाँ, तो जैसा कि डेफिनेशन बता रही है कि स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन काफ़ी हद तक सिमिलर है, पर हाँ, बेसिक डिफरेंस ये आ गया है गिवन डायरेक्शन मीन्स वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, स्पीड स्केलर था क्योंकि उसके पास केवल मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और ऐसा यूनिट सेम होती है जो कि स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। और फॉर्मूला है वेलोसिटी का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टोटल टाइम। इट कैन ऑल्सो बी रिटन v इज इक्वल्स टू s upon t, where s is the distance, v is the velocity and t is the time. ओके, सो देयर इज अनदर फार्मूला फॉर वेलोसिटी। ये फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, तो जो पहले वाला फार्मूला था ना वो था टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखो कि डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इन गिवन डायरेक्शन इज वेलोसिटी। ओके, हाँ, सेकंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम होती हैं, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला भी निकल के आता है जो कि है वेलोसिटी इनटू टाइम। और एक और कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो सिंपल बात है कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉलो करेगी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। Okay, so coming on to next topic, which is acceleration. Now talking about acceleration, so it is defined as a rate of change of velocity with time. Okay, मतलब change in velocity upon time. तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जहाँ पे जाके वो पर्टिकुलर बॉडी स्टॉप हुई है, और इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जहाँ से वो पर्टिकुलर जिस पॉइंट से वो पर्टिकुलर बॉडी चलना स्टार्ट हुई है, और टाइम से डिवाइड करो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन एज आई हैव टोल्ड यू दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो द न्यू फॉर्मूला can be written as acceleration is equals to final velocity minus initial velocity upon time taken, or simply we can write this a is equals to v minus u upon t, where a is the acceleration, v is the final velocity, u is the initial velocity and t is the time taken. Okay, so talking some more about acceleration, it is a vector quantity means उसके पास direction भी रहेगी और magnitude भी रहेगा। SI unit is meter per second square. और talking about uniform acceleration, so when a body travels in straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time, इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ सेकेंडली टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दो बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। Okay, so talking some more about acceleration. Acceleration takes place when the velocity of a body changes. Okay, so the velocity can decrease or increase. If the velocity increases, there is positive acceleration, and if decreases, there is negative acceleration or retardation. ठीक है, इट इज़ सेम एज एक्सेलरेशन बट इट हैज़ अ नेगेटिव साइन। तो बेसिकली बात यह है कि एक्सेलरेशन जब होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, अब वेलोसिटी या तो इंक्रीज़ हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती। इंक्रीज़ होगी तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यदि वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, या फिर जिसको अपन रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन के जस्ट सिमिलर होता है, पर रिटार्डेशन जो है ना वो एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। एक्सेलरेशन आगे तरफ लगेगी, रिटार्डेशन पीछे तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, रिटार्डेशन नेगेटिव, मींस अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, सो इट इज़ नोन एज रिटार्डेशन। सेकेंडली यहाँ पे एक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, तो इस पर आप एक बार नज़र मारिए। इट्स द फॉर्मूला इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। Okay guys, so coming on to next topic of this chapter. So the next topic is equations of motion. So basically there are three equations of motion, और तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन तीन इक्वेशन से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। ओके, तो अपन we will also see that how to prove these particular equations. Okay, तो इसका प्रूफ देखते हैं। we know that
एसिलरेशन। ओके, एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, मीन सिंपल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हुआ अपॉन टाइम। तो यहाँ से अपन ने ये फॉर्मूला लिखा। अब यदि अपन ए को इस साइड ले गए तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या आएगा? v माइनस यू इज इक्वल्स टू एटी। ओके, अब देखना अपन को इक्वेशन क्या चाहिए? v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो ट्रांसपोजिशन होगा, तो अपन ने क्या किया है कि u को इस साइड भेज दिया है, तो u उस साइड जाके प्लस में हो गया है। तो फाइनल अपने के पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ओके, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली यूज फॉर फाइंडिंग द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एज वेल एज टाइम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s is equals to ut plus half at square. Okay, where s is the distance travel, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. Okay, तो अपन इसका भी प्रूफ देखेंगे। ओके, तो इसका प्रूफ देखो, जैसा कि अपन को पता है, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एवरेज वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला था v प्लस यू अपॉन टू, मीन्स फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टू। और सेकेंडली डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी टर्म है, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? v प्लस यू अपॉन टू। तो उसकी जगह अपन ये पुट कर सकते हैं, तो क्या आ गया? v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू यू टी प्लस एटी, सॉरी v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अब इस पर्टिकुलर चीज में आप v की वैल्यू डाल लो, तो v की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? u प्लस एटी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। ओके, आप इस पर्टिकुलर को जब सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास देखो, हाँ ठीक है, आपके पास आएगा ये t से मल्टीप्लाई करो आप, तो यू टी प्लस एटी स्क्वायर प्लस यू टी अपॉन टू। ओके, इतना आ गया। अब यू टी प्लस यू टी क्या हो जाएगा? टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर अपॉन टू। अब अपॉन में टू है, तो दोनों को स्प्लिट कर दो, दोनों को स्प्लिट करोगे आप, तो टू यू टी अपॉन टू आएगा प्लस एटी स्क्वायर अपॉन टू आएगा, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो 1 के आता है ना, वो होता है यू टी प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 ऐड कर सकते हो। सपोज करो मैंने 1 ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये हाफ ही हो गया ना, हाफ एटी स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, दिस इक्वेशन इज वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग अ डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, you can find these three things from this equation. Okay, now moving on to third equation. ये इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है और काफी यूजफुल इक्वेशन है ये। v square is equals to u square plus 2as. Okay, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the distance travel. चलो अब इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो अपन को पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन अभी पढ़ के आए हैं ताजा, s is equals to ut plus half at square। और सेकेंडली अपन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन t की वैल्यू निकाल लें कैसे भी करके। t की वैल्यू कैसे निकलेगी? अपन को t की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले u को इस साइड भेजो आप, u को इस साइड जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, बचेगा क्या? at इज इक्वल्स टू v माइनस यू। ओके, तो फिर अपन को t की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो t जो है ना, t वहीं पे रहने दो, a नीचे भेज दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड जाके डिवीजन में आ जाएगा ये, तो t की वैल्यू फाइनल आ जाएगी v माइनस यू अपॉन a। ओके, अब अपन को सेकंड इक्वेशन में जहां जहां t है ना, तो t की जगह अपन को ये वैल्यू पुट करनी है, मींस बेसिकली अपन को t की वैल्यू पुट करनी है ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। ओके, अपन जैसे ही पुट करेंगे उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अपन को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, देखो अपन ने यहाँ पे t की वैल्यू लगा दी। ओके, अब इसको अपन ने सॉल्व किया, यहाँ पे u को v से मल्टीप्लाई किया, फिर u को u से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेम प्रोसेस पहले अपन ने, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे स्क्वायर था, तो ऊपर का जो टर्म देख रहे हो आप, ये a माइनस बी नहीं लग रहा आपको, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आप आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, बिकॉज स्क्वायर है तो a स्क्वायर आएगा, बेसिक बात है। ठीक है, फिर आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे ये a है, एक a से कट जाएगा, बिकॉज a इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो एक a से काट दोगे तो आप इसका यहाँ पे a ही बचेगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो a से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2a हो गया, और ऊपर एज इट इज रहने दो आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट आओ, तो यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2 यू वी अपॉन 2a। ओके, हाँ, फिर इसके बाद आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो टोटल ये आएगा आपका 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखो
ये +2uv है, ये -2uv है, ऑपोजिट साइंस है, ऑब्वियस बात है कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो ये -2u² है, ये +u² है, तो क्या आएगा -u² ही आएगा ना, ठीक है। और बचता क्या अपने पास v²/2a, ठीक है। तो इसको अपन जैसे भी लिखेंगे ना, तो 2a को आप इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2as, ओके। बचेगा क्या आपके पास v² - u², ठीक है। तो v² - u² बचा, आपको क्या चाहिए v² = u² + 2as, तो आप v² को वहीं रहने दो, u² को उस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो वो जाके प्लस में हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास थर्ड इक्वेशन भी आ गई, v² = u² + 2as, ओके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आ गई होंगी। Okay, so now talking about the last topic of the lesson, which is uniform circular motion. Before understanding uniform circular motion, we need to understand what is circular motion. When a body moves in a circle, it is called circular motion. Okay, means simple बात है, जब भी body किसी circle में move कर रही है तो वो circular motion कहलाती है. Okay, then when a body moves in a circular path, its direction of motion keeps on changing continuously. Okay, obvious बात है कि जब भी body straight line को छोड़ के किसी circular path में ट्रैवल करेगी तो उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली बात है वो चेंज होगी, क्योंकि वो हर एक उस पर टर्न लेगा ना, पर्टिकुलर जो बॉडी मूव कर रही है वो एक हर मोड़ पे टर्न लेगी, तो ऑब्वियस बात है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में नहीं होती, क्योंकि वो सीधे डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, देन व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, मतलब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको पहले बताया था, द ठीक है, इक्वल इंटरवल इन द स्पीड विच चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसकी मोशन जो रहेगी वो होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। हाँ, नोट, अ फोर्स इज नीडेड टू कैरी आउट सर्कुलर मोशन, मतलब एक फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। एंड द फोर्स विच इज नीडेड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। Okay, so here are certain examples of uniform circular motion. The first example is artificial satellites which moves in uniform circular motion. Okay, the moon moves in uniform circular motion around the earth. Okay, the earth moves around the sun in uniform circular motion. तो ये बेसिकली तीन एग्जाम्पल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपने देखा होगा, वो अपनी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही रिवॉल्व करता है। सिमिलरली मून भी अर्थ के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, और अर्थ भी सन के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है। ओके, नाउ यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वेलोसिटी मींस, वेलोसिटी या स्पीड कह लो, लेकिन वेलोसिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, ठीक है, और वेलोसिटी के पास भी एक डेफिनेट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी बोलेंगे अपन, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन मीन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल लो, वो एक सर्कुलर पाथ में क्या होगा, उसका सरकमफेरेंस ना, उसका पेरीमीटर, और सर्कुलर पाथ का मीन सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस सरकमफेरेंस यानी कि 2πr, और अपॉन टाइम टेकन, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा ना वो होगा v = 2πr अपॉन टाइम टेकन। Okay guys, so finally we are done with the lesson, and if you like my video, please do subscribe my channel and share the video to other students. Okay, thank you. Okay guys, so finally we are done with the lesson. Okay, so if you like my video, please do subscribe my channel and share the video to other students. Okay, thank you.